गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है ना? मॉडर्न 2 के आज कुछ होमवर्क है। आज हम लोग अपना ऑलमोस्ट थ्योरी भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना? मॉडर्न 2 का है ना आज? ओके। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं ज्यादातर, तो इनमें जो भी चीजें होती है वो फैक्ट बेस्ड रहती हैं बेसिकली। तो एक्सरसाइज 1 मॉडर्न 2 का डिस्कशन है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। 4 में एक्चुअली क्या है, मैंने क्या लिखा था? हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड पैराफिन्स। तो इन सभी में जाके आप देखो, या तो हाइड्रोजन है या ड्यूटीरियम है। समझ गए? तो आप मुझे बताओ, इन सब में किस में आपके पास हाइड्रोजन मिलेगा कोलाइड करने के लिए? हैवी वाटर में ड्यूटीरियम मिलेगा, इसलिए हैवी वाटर का यूज किया जाता है। मैंने क्या बोला था कि हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम एंड पैराफिन्स से हम इसको क्या करते हैं? डिसलरेट करते हैं। तो इन सब में होता कौन है? हाइड्रोजन एंड ड्यूटीरियम। ओके। फोर्थ में आपका आंसर हैवी वाटर क्यों है? क्योंकि इसमें H2O में कौन है? D2O में D है। H2O भी दिया जा सकता है। तो मैंने लिखवाया था शायद H2O, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम नहीं लिखाया था पैराफिन? ऑनलाइन क्लास में देखो। एक मिनट, कहीं पे मॉडरेटर शब्द यूज किया था? देखो, देखो कहीं पे मैंने लिखवाया है। ऑनलाइन वाली क्लास में जहां हमने पढ़ा था वहां लिखवाया है पैराफिन्स, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम। तो हाइड्रोजन ड्यूटीरियम लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं, जो न्यूट्रॉन के लगभग बराबर मास के होते हैं, वो उसको बहुत ज्यादा मॉडरेट करते हैं। न्यूक्लियर फिजन में लिखा है, न्यूक्लियर फिजन में होगा। कोई बात नहीं, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे पता है। कैडमियम रॉड्स यूज करते हैं कंट्रोलर के लिए और मॉडरेटर के लिए। क्या लिखा है बताओ? तो हाइड्रोजन ड्यूटीरियम किस में मिलेगा आपको? H2O, D2O में। नेक्स्ट, आप चाहो तो वहां हाइड्रोजन ड्यूटीरियम को H2O, D2O लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि न्यूट्रॉन के बराबर मास के पार्टिकल्स जनरली यूज किए जाते हैं। तो वहां पर H2O, D2O, भाई हाइड्रोजन अकेला तो मिलेगा नहीं ना, किसी के साथ होगा। तो किसके साथ है, H2O या D2O? समझ में आई बात? नेक्स्ट, नहीं वो मैंने लिखवाया है, मुझे मालूम है। कौन सी चीज नहीं लिखवाई वो भी मुझे पता है, क्योंकि जो लिखवाने वाली है वो सब आपके कॉपी में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। वेरी गुड। 6 देखिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैंने डायरेक्ट बताया था शायद AMU कार्बन का ही होता है, इसके अलावा सबका अलग अलग होता है। बट अप्रोक्सीमेटली हम लोग यूज कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 किसी ने पूछा है, वो E जो है ना, वो बेसिकली Q वैल्यू ही है आपकी, है ना? और Q वैल्यू में कौन कौन आता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में आपका 3B है और प्रोडक्ट में आपका A बन रहा है। और व्हाट इज द Q वैल्यू? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A माइनस EB, यही होता है। और इसको उसने क्या लिख दिया? E, और इधर उधर कर दिया इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सिंपल है। अच्छा, एक्सरसाइज 2। 19 से भी दिया है क्या? वो आज की क्लास के लिए नहीं है बेटा, शायद आज की क्लास के लिए नहीं, वो अगली क्लास के लिए। हाँ, ये वो क्लास का डिस्कशन है जो अपनी ऑनलाइन उसमें हुई थी पेन टैब से। ओके।
मैंने आज के लिए थोड़ी दिया था ये 1920, मैंने कहा था कर लेना, लेकिन ये डिस्कस होगा सैटरडे को, डिस्कस होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुने। तो सैटरडे को सारा ही हो जाएगा डिस्कशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये आवाज कहाँ से आती है? मेरे सांस लेने से आती क्या? नहीं तो। चलो एक्सरसाइज 2 लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये कह रहा है इट इज इजी टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम दिस एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। आपको पता है कि प्रोटॉन में क्या होता है? प्रोटॉन को तो वैसे ही अंदर कुछ होंगे जो धक्का दे रहे होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन को तो कोई धक्का नहीं देगा, सिर्फ क्या होगा वहां पर, अट्रैक्शन ही होगा। तो हम ऐसे अलग नहीं कर रहे हैं किसी को, बट सिंपल वे में प्रोटॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन को तो अंदर वाले भी भगाने के लिए कुछ रिपल्शन लगा रहे होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई रिपल्शन नहीं है। और ये अगला स्टेटमेंट भी ये कर रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स आर एक्टेड ऑन ओनली अट्रैक्टिव बट प्रोटॉन्स आर आल्सो एक्टेड बाय रिपल्सिव फोर्सेस। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 3, वेरी गुड। 3 देखिए कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो ये कैसे करोगे बताओ? आपको ना MP M1 और ये इनके मासेस दिए हैं, मुझे बताइए एक्चुअल जो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, उसमें आपको पता है आपका 56 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है। तो कुछ ऐसा था, बीच बीच में फ्लक्चुएशन है ना, जैसे मैंने एक आपको बताया था हीलियम लिथियम वाली जगह, और भी 2-3 जगह पे होता है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि कैल्शियम और नियोन में कौन ज्यादा, किसका न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है? नियोन इधर 20 होगा और कैल्शियम 40, और ये कौन सा है 56। तो 56 में 40 और 20 कंपेयर करो, कौन ज्यादा स्टेबल है? तो किसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होना चाहिए? कैल्शियम का। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ नियोन। यस और नो? तो इसको सिंप्लीफाई करें जरा, बताइए तो कैल्शियम में कितने, क्या लिखूं मैं बाइंडिंग एनर्जी को? तो कैल्शियम में 20 तो है MP प्लस 20 Mn माइनस इसके न्यूक्लियस का मास कितना दिया देखो, M1, M2 दिया है, कैल्शियम का M2 दिया है, M2 इंटू C² डिवाइडेड बाई कितने न्यूक्लियॉन्स है इसमें, 40 न्यूक्लियॉन्स है। और नियोन में जरा चेक करो तो 10 MP प्लस 10 Mn माइनस ऑफ M1 इंटू C² डिवाइडेड बाय 10, 10 नहीं 20। अब सॉल्व करो तो ये 2 उधर जाएगा, वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से आएगा माइनस M2 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2M1। तो M2 इज लेस देन 2M1। समझ में आया? ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन, ये वाला। ओके, माइनस को हटाने से पहले थोड़ा ध्यान रखना होगा, कैल्शियम ज्यादा स्टेबल है, कैल्शियम का न्यूक्लियस एज कंपेयर टू नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बताया मैंने ऐसा, एंड क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड। देखिए 6 लोग पूछने लग गए, जहां पे भी थोड़ा सा भी पेन चलाना हो जाए ना, वहीं हमें दिक्कत हो जाती है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, आपको क्या पता है व्हाट इज द पावर आउटपुट? जब तक एफिशिएंसी नहीं दिया हो, मैंने आपको बताया था इट विल बी अज्यूम्ड 100%। तो व्हाट इज दिस इज द नंबर रेट ऑफ रिएक्शन इनटू इनटू क्यू। तो क्यू तो आपको पता है। अच्छा, नंबर का रेट कैसे निकालोगे? आपको कितना दिया हुआ है, 2 किलोग्राम फ्यूल। एक मिनट, 2 किलोग्राम है, तो यहां से क्या निकाले हम, इसके कितने मोल्स हैं? और आपको 2 किलोग्राम कितने दिन में यूज किया गया? 30 दिनों में। तो आपको यहां पता है क्या चाहिए? आपको चाहिए नंबर्स पर सेकंड। तो ऊपर तो निकालो नंबर,
और डिवीजन में जो टाइम है उसको सेकंड में बदल दो, तो नंबर कैसे निकलेगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये तो हो गए नंबर। कितने दिनों में यूज हुआ ये नंबर? 30 डेज। तो 30, एक दिन में कितने घंटे, कितने सेकंड? यस और नो? मास कितना दिया है? 2 किलोग्राम। तो इसको 2 किलोग्राम को 2 इंटू 10⁻3, 235 ग्राम में है, तो मोल्स बन गए। 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 30 इंटू 24 इंटू, देखो उन्होंने पर किलो मोल दिया हुआ है, पर मोल नहीं, पर मोल होता है 10⁻23, तो पर किलो मोल उन्होंने क्या कर दिया उसको? 10⁻26। समझ गया? तो मैंने ये ग्राम मोल निकाला है, किलोग्राम मोल निकालेंगे तो उधर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? नंबर का रेट, इसको उठा के यहां रखना। और क्यू वैल्यू कितनी है? 185। मेगा मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब, अब जाके कहीं इतने सारे कैलकुलेटर चलाओगे तब जाके मिलेगा। यस और नो? ठीक है, कुछ नहीं है कॉन्सेप्चुअली। क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। आ जाइए एक्सरसाइज 3। हाँ, एक्सरसाइज 2 लेवल 2, एक्सरसाइज 2 लेवल 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। 3 में आपको थोड़ा डाउट आया होगा कि ये सर शेल वेल क्या है। पहले मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई मॉडलिंग हमारे सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ा हुआ है ना, कि जैसे क्या होता है कि आप ये बोलते हो पहले शेल में 2 आते हैं, फिर दूसरे में 8 आते हैं, तो इस तरह से कुछ न्यूक्लियस के भी एनर्जी लेवल्स बनाए हुए हैं, जिनमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो अलग अलग एनर्जी स्टेट्स पर रहते हैं। बात समझ के? बस इतना जानना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल मॉडल। क्या बोलते हैं? शेल मॉडल। वैसे शेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। तो जो शेल मॉडल है ना, वो आपको याद है मैंने कुछ हीलियम के जगह पे फ्लक्चुएशन दिखाया था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि और भी जगह आते हैं बट हम उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो वो सब कौन से, जैसे आप लोग केमिस्ट्री में कभी कभी देखते हो एक्सेप्शन आ जाते हैं, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसलिए ये साइज छोटा हो गया, ऐसे कुछ होता है ना कई बार वहां पे। तो वैसे ही कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं केमिस्ट्री वाले, जो हमने आपको बताया था। हीलियम थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, लिथियम थोड़ा नीचे ही रहता है, ऐसे और भी 2 3 4 पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स अगर आप किसी को रटना चाहो, ये लिखा हुआ है 2 8 20 50 82 126, ये वाले अनएक्सपेक्टेडली थोड़े से ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ गए? तो जैसे शेल की कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग बोल देते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है, रीजन कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री में भी क्या बोलते हो, कोई रेडियस बढ़ते बढ़ते एकदम से घट जाता है या घटते घटते कहीं बढ़ जाता है तो कहते हो सर हाफ फील्ड है, कहीं बोल देते हो आप लोग फुल्ली फील्ड है। तो वो ऐसे करके कुछ चीजें हो जाती है, बस समझ में आई बात? तो इसको कोई खास मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5। 5 में बेटा जो सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन में डेटा गिवन होना चाहिए, सी ऑप्शन में डेटा गिवन होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है, समझ रहे हो मेरी बात? डेटा गिवन होना चाहिए, तब हम उसमें वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बी ऑप्शन पूछ रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन कह रहा है इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस वर जीरो। वैसे तो होता नहीं है, अगर दुनिया में कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है तो उसका बाइंडिंग एनर्जी कुछ ना कुछ है ही, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो जीरो होता तो क्या हम उसको आराम से ब्रेक कर पाते? आराम से, कोई मास डिफेक्ट होता ही नहीं, तो वो आराम से ब्रेक किया जा सकता। वो कह रहा है ना बाइंडिंग एनर्जी जीरो होती, तो ऐसा होता तो ये होता। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। बट ये ऑप्शन हम करेक्ट क्यों कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया? एक बार ऑनलाइन वाले भी रिप्लाई कर दो जो लोग पूछ रहे हैं फोर्थ का बी ऑप्शन, कि अगर ऐसा होता तो बहुत आसान होता न्यूक्लियस को ब्रेक करना, बट इतना आसान काम क्यों नहीं है।
क्योंकि वहां मास डिफेक्ट पाया जाता है और एनर्जी एसोसिएट होती है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अगला क्या था? लेवल 1। तो देखिए जो लेवल 1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? कार्बन C612 का क्या बताना है आपको? डेंसिटी। वैसे तो आपको पता है कि डेंसिटी लगभग सभी की सेम होती है। तो आपको याद है मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था? m/4/3 πr0³ आया था, जहां पे मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दिया था? अप्रोक्सीमेटली 10^17 kg/m³। समझ गए? तो वहां पर आप चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना। बात समझ गए? और याद रखना वहां पे हम लोग कितनी वैल्यू यूज कर रहे हैं? 1 AMU यूज कर रहे हैं। कंफर्म? वैसे दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस है सभी का क्या सेम होता है? डेंसिटी सबकी सेम होती है। तो चाहे वो इसकी पूछे चाहे और किसी की पूछे, यानी वो यहाँ आपसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, इस तरह तो निकल गया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक का दिया है दूसरे का पूछा हो ना, तो रेशियो यूज कर लो। तो रेशियो कैसे? R1/R2 = A1/A2 ⁻1/3। तो एक R1 पता है, R2 निकल जाएगा। वैसे तो हम लोग R2 एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मान लो उसने आपसे कहा कि ऑक्सीजन का इतना है तो दूसरे का कितना होगा। तो आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर के सिचुएशन में तुरंत रेशियो ले लो उनका एक दूसरे का। R1/R2 = A1/A2 ⁻1/3। हाँ, नहीं ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो मैं हाइपोथेटिकली बोल दूं कि ऑक्सीजन का अगर इतना हो तो इसका कितना होगा, तो वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। इसलिए आपको कंपेयर करके आंसर निकालना चाहिए। समझ में आई बात? इसलिए हमें रेशियो यूज करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, मैं समझा भी देता हूं और ये होता क्या है इसको पूरी तरह से देख लेते हैं। देखिए, एक आपको याद है पिछली क्लास में एक बीटा प्लस बीटा माइनस आया था, और मैंने कहा था ये दोनों कैसे पार्टिकल हैं? एंटी। पता है एंटी पार्टिकल, एक मिनट, एंटी पार्टिकल क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जब वो टकराते हैं तो उनका मैटर इस दुनिया से गायब हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फोटॉन्स में। किसमें? फोटॉन्स में। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या बताया आपको कि वो फोटोन कितने में टूट रहे हैं? देखिए 2 फोटोन आ रहा है यहां पर, पढ़ो स्टेटमेंट दिया हुआ है। लास्ट लाइन में दे हैव एनर्जी ऑफ 2 फोटॉन्स। समझ में आई बात? तो एक बात बताइए, एक तो इंटरेस्टिंग फेनोमेना है कि अगर एंटी पार्टिकल आपस में टकराते हैं, याद रखना दुनिया में जितने भी एंटी पार्टिकल हैं, आप लोग पता है क्या सोचते हो? एंटी पार्टिकल का मतलब सर मास बराबर हो जाए और चार्ज अपोजिट हो जाए। ऐसा नहीं। एंटी पार्टिकल वो होते हैं जो एक दूसरे को टच करते एनहिलेट कर जाते हैं। इसमें एक शब्द यूज हुआ है, एनहिलेट। कौन सा शब्द यूज हुआ? देखो, एनहिलेट। एनहिलेट का मतलब क्या होता है? कि उनका मैटर इस दुनिया से खत्म, मतलब मैटर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया तुरंत, एनहिलेट कर गया, गायब हो गया मास। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि मैटर एनहिलेट कर गया। तो अगर बीटा प्लस बीटा माइनस, इधर देखिए बीटा प्लस बीटा माइनस टकराएंगे ना, तो कोई भी दुनिया में एंटी पार्टिकल जब भी टकराते हैं, उनका नाम एंटी क्यों है? क्योंकि वो टकराते एक दूसरे को भस्म कर देते हैं। सही मायने में भस्म करने का मतलब समझ रहे हो ना? उनका मैटर इस दुनिया से खत्म, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 फोटॉन्स। तो एक बात बताइए, बीटा प्लस बीटा माइनस के पास कुछ मास में एनर्जी है क्या? कितनी एनर्जी होगी? उनके इलेक्ट्रॉन के बराबर मास है। यस और नो? एक तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो इनके पास मैटर कितना है? m इलेक्ट्रॉन C² प्लस m इलेक्ट्रॉन C²। ये दोनों खत्म हो गए और इन्होंने क्या बनाया? 2 फोटोन। क्या बनाया? 2 फोटोन। तो आपसे क्या पूछा? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस एमिटेड। एक बात बताइए, एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ रही है? m0 या me⁻²। इसको hc/λ लिखो, और ये वैल्यू कितनी है आपकी? देखिए 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.5 ही है ना? दिस इज 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे कैसे पता चला बताओ? उन्होंने क्या दिया? देखिए द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.5/c², यानी इसको c² से मल्टीप्लाई करने पे 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है।
सारी कहानी तो उसने आपको बताई है, आपको कुछ नहीं देखना। तो क्या करें, व्हाट इज माई लैम्डा बताइए। एक मिनट, ये है 12,400 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻6। दिस आंसर वुड बी इन एंगस्ट्रॉम। दिस इज योर लैम्डा। एनी डाउट? अच्छा एक और बात बता दूं, एक और चीज होती है, जैसे पेयर एनिहिलेशन है ना, मतलब दो ऐसे टकरा के एंटी पार्टिकल और खत्म हो गए। पता है एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है जिसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है, एक फोटोन चलते चलते अगर किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो वो एंटी पार्टिकल्स निकाल देता है। दुनिया में ऐसा होता है। वो बात अलग है कि हमारे पास कोई मशीन नहीं है कि हम उस मशीन में डालें, मास गायब कर दें, बना दें। लेकिन दुनिया में ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब आपका फोटोन आ रहा है और वो फोटोन किस में ब्रेक हो जाता है, एंटी पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है। तो उनमें एक पेयर बीटा प्लस बीटा माइनस भी होता है। लेकिन पता है ये पेयर प्रोडक्शन करने के लिए आपको पता है मासेस की एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देख रहे हो? यस और नो? तो क्या आपको लग रहा है यहां पर जो दो फोटोन निकले हैं वो ईच का एनर्जी 0.5 है? तो अगर मान लो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन किसी सरफेस पर इंपिंज करें तो वहां से वो बीटा प्लस बीटा माइनस निकाल सकता है, क्योंकि उन दोनों के मास में कितनी एनर्जी है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फोटोन अगर दो को प्रोड्यूस करे तो उसकी एनर्जी होनी चाहिए लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन। इसी का रिवर्स प्रोसेस है। समझ में आएगा? लेकिन उसमें एक खास बात होती है कि आपको एक सरफेस चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि फोटोन चलते चलते अपने आप ही कुछ हो जाए, किसी से वो टकराता है, चाहे वो कोई एटम ही क्यों ना हो, किसी सरफेस से टकराता है, किसी एटम से टकराता है, तब वो इस तरीके का काम कर सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेटा जो फोटोन है वो किस ऑर्डर के हैं आपके, बहुत कम एनर्जी के हैं। ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है देख रहे हो, मेगा। इतना हाई एनर्जेटिक फोटोन आके उसको बना सकता है, क्योंकि आपको दो मैटर बनाने जिनका कितना एनर्जी है देख रहे हो, 0.5। उनका जो मैटर है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, मेरी बात समझ आ रही है? इक्वेशन ऐसे लिखे, एनर्जी, इसके क्या मास था, इसके पास मास था, ये खत्म, क्या बना, दो फोटोन। वो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर दिया हमने। ओके, मैं तो आपको ऐसे समझा रहा हूं कि ऐसी कोई चीज अगर होती है तो वो कैसे होती है। चलें आगे। ओके, अब देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये तो कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 5 में डेटा गिवन होना चाहिए। तो जैसे मान लो आप हाइड्रोजन और सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इसके अगले क्वेश्चन से उठा लो। अगला क्वेश्चन है, वैसे बता रहा हूं मैं, हालांकि क्वेश्चन में एग्जाम में क्या आपको पता होना चाहिए। देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अलग अलग दिया है क्या, है ना? अब किसी और क्वेश्चन में कुछ और दे सकता है, तो वो जो हमें देंगे उसके हिसाब से हमें एस्टिमेट करना होता है। तो जैसे अगर आपसे कोई कह रहा है कि भाई इन जनरल बताइए, तो मैं क्या करूंगा पता है, मुझे अल्फा पार्टिकल का क्या चाहिए, मास ना। तो क्या मेरे पास उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, बताओ। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर है 2 mp प्लस 2 mn माइनस mhe(c²), जिसको आप बोल सकते हैं ये आपका अल्फा पार्टिकल है ना? तो एक बार बताइए, बाइंडिंग एनर्जी अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस है भाई, मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस है ना खुद। तो आपको ये चाहिए, तो आपको ये दोनों पता हो तो आप निकाल लोगे। तो ये कितना है बाइंडिंग एनर्जी, 28.2। एक मिनट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 931.5 से, ये किस में आ जाएगा, एएमयू में। ध्यान है किसी को? तो ये 2 टाइम्स ऑफ, अब मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन नहीं पता, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अभी मुझे नहीं मालूम है, माइनस एम अल्फा निकालना है। तो मेरा सजेशन ये है कि क्वेश्चन में ये गिवन होता है, नहीं दिया है ना, तो मैं इसको ले ले रहा हूँ 1.007 एएमयू लगभग, और इसको ले ले रहा हूँ 1.00
8 AMU। हालांकि ये बहुत एग्जैक्ट लेना होता है, इसीलिए क्वेश्चन आपको देता है। जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, वो आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वैल्यू से बहुत वेरिएशन आता है, तो हम कैसे कुछ भी मान लें। बात समझ रहे हो क्या? तो आप हमें बताइए, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। अगर नहीं दिया है तो मैंने यूज कर लिया ये, कंफर्म। नेक्स्ट, इसके अलावा कोई डाउट नहीं होगा, मुझे मालूम है इन्हीं में डाउट आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, सारी वैल्यूज गिवन है, देख रहे हो। आपको कोई वैल्यू याद नहीं करनी, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ ये 13 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई वैल्यू आपको याद नहीं करनी है। आप पीछे जाके देखना, जो भी क्वेश्चन आता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी यूज करना है वो सब गिवन होगा आपको। एक्सरसाइज 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? ये कई बार आ गया 8 यार, बार बार घूम घूम के ना, बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 3 लेवल 2, क्वेश्चन नंबर 1 किया नहीं क्या? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लें इसको, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखिए, एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन में लिखा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो 7 में आपका एक ऊपर वाला जो है वो बीटा माइनस डीके है, और नीचे वाला बीटा प्लस डीके है 7th में। और मैंने आपको कल बीटा माइनस का इक्वेशन लिखा है एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर, और बीटा प्लस का लिखा है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 ME इंटू सी स्क्वायर। ध्यान आ रहा है सबको? चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। रेडियो एक्टिविटी वैसे आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना? हाँ अच्छा, हाँ तो वो हम लोग आप देखोगे फिजिक्स जो है ना, नहीं फिजिक्स में ओवरऑल बातचीत ज्यादा होती है, हमें एक्सेप्शन से कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी फिजिक्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो हम लोग कंसेप्ट पे बात करते हैं कि कौन सा कंसेप्ट सही रहता है। ओके, ध्यान रखना, आपको कोई भी डेटा याद नहीं करना है, ठीक है? कि आपको हीलियम का मास रट के जाना हो। कभी किसी क्वेश्चन में 4.003 AMU दे देगा, किसी क्वेश्चन में 4.005 दे देगा, वो क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार मुझे लास्ट क्या था, एक मिनट देख तो लू मैं। बीटा प्लस नहीं लिखे हो आप? आपने लिख लिया था? बीटा प्लस लिख लिया था ना? नहीं, बीटा माइनस तो है, मैं देखना चाहता हूँ, मैंने कहा था ना लिख लेना आप लोग। किसी ने नहीं लिखा बीटा प्लस? नहीं, मैंने कहा था फोटो खींच लो। चलो, आपको ध्यान है मैंने बीटा प्लस लिख दिया, पढ़ा तो दिया था ना? ओके, तो बीटा माइनस और बीटा प्लस, इधर देखो फर्क क्या है। बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, बीटा प्लस में न्यूट्रिनो निकलता है। दोनों को एज्यूम कैसे किया गया था? दोनों को एज्यूम किया गया था कैसे? एज पर एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन, चार्ज में कोई दिक्कत नहीं थी। और बीटा माइनस में आया था एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर, और बीटा प्लस में आया था एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 ME इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखोगे? मैं लिख दूं क्या एक बार? तो आप लोगों ने तो नोट नहीं किया है, फोटो है ना? नहीं, रिकॉर्डिंग से तो मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, फिर लिख लोगे ना आप लोग, नहीं तो मैं दोबारा लिख दूं। तो एक बात बताइए, बीटा माइनस में जेड कम हो रहा था कि बढ़ रहा था? बीटा माइनस में देखो जेड बढ़ रहा था, Z+1 हो जा रहा था, क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनाता है, और बीटा प्लस में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरफ जा रहा था, तो आपका जेड कम हो जाता है। समझ गए? तो नेक्स्ट लिखिए गामा डीके। गामा डीके, देखिए गामा डीके पता है क्या होता है? गामा डीके सिंपल सी चीज है, पता है क्या? आपका एटम जैसे एक्स है, और पता है क्या पता चला, वो एक्स एटम ही थोड़ी देर बाद उसने गामा रेडिएशन निकाल दिया। तो पहली बात तो गामा जो है वो रेडिएशन है, कोई पार्टिकल
नहीं है। तो जैसे अल्फा में पार्टिकल निकला, बीटा में पार्टिकल निकला, लेकिन गामा में एनर्जी निकलेगी। तो जो आपका एक्स एटम है ना, वो एक्स का एक्स ही बना रहेगा। लेकिन पता है प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होता है, वो जो एक्स का न्यूक्लियस है वो हाई एनर्जी पे होता है। किस पर होता है? हाई एनर्जी पे। और फिर वो लो एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? लो एनर्जी पे कन्वर्ट होके वो क्या करता है, कुछ एनर्जी एमिट कर देता है। डेफिनेटली जब वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहा होता है तो कुछ वहां पे मास डिफेक्ट आता है, कुछ वहां पे मास डिफेक्ट आता है। तो वो पहले क्या है, एक अनस्टेबल वाला बनाता है, फिर उसके बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जैसे मान लो आपका एक्स एटम है, वो अगर अनस्टेबल आपको मिल रहा है, इसका मतलब वो गामा डीके कर रहा है, तो वो अपने स्टेबल न्यूक्लियाई से उसका थोड़ा सा मास क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। और वो स्टेबिलिटी में आते वक्त थोड़ा सा मास गायब करके क्या निकाल देगा, गामा रेडिएशन। बात समझ गए? तो आपका यहां पर पता है क्या है, एक हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियस लो एनर्जेटिक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या चीज है मैं आपको बताऊं, आप अंदर जाके देख तो नहीं सकते, लेकिन आपका जो न्यूक्लियस है वो चेंज नहीं हुआ, तो आपको पता है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम है। तो हम लोग बोलते हैं जो हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियस और लो एनर्जेटिक न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के न्यूक्लियर आइसोमर है। क्या है? न्यूक्लियर आइसोमर। जैसे आप लोग पता है C4H10 ब्यूटेन, C4H10 ब्यूटेन होता है। तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ये क्या है इसके आइसोमर्स हैं। अरेंजमेंट सारा सेम है, मतलब नंबर जो है वो सेम है, लेकिन अरेंजमेंट में कुछ फर्क आ गया। नॉर्मल ब्यूटेन सीधा सीधा होता है। तो ऐसे ही आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर उतने ही हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर रीअरेंज हो जाते हैं वो, और वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको हम लोग न्यूक्लियर आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नीचे लिखे कि व्हेन व्हेन a high energetic a high energetic nucleus converts into when a high energetic nucleus converts into low energetic nucleus, low energetic nucleus by by emitting gamma radiation, by emitting gamma radiation, gamma radiation this is called gamma decay. This is called gamma decay. This is called गामा डिके। तो इधर देखिए, कोई कुछ भी नहीं लिखना है इस रिएक्शन में। योर एक्स ए जेड अगेन कन्वर्टेड इनटू एक्स ए जेड, ये क्या बात हुई? और कौन निकल गया? याद रखिएगा गामा रेडिएशंस किस ऑर्डर की फोटोन एनर्जी होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की फोटोन एनर्जी होती है। जैसे एक्सरे को मैंने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा था, आपको ध्यान हो, तो मेगा होता है 10⁶ के ऑर्डर में। ठीक है, अब ये किस पर है? मैंने स्टार लगाया ये बताने के लिए किस पर है ये हाई एनर्जी, और ये लो एनर्जी। और इन दोनों को आपस में क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर आइसोमर। इधर ध्यान देना, ये स्टेबल न्यूक्लियाई है इसका, तो ये जो है अनस्टेबल है। जैसे आपको यूनिवर्स में अगर ये मिलता है तो ये स्टेबल है। अगर गामा डीके हो रहा है तो गामा डीके करने के पहले वो अनस्टेबल था, उसका मास थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बाद में ये थोड़ा सा कम होकर एनर्जी एमिट कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? गामा रेडिएशन। समझ में आया बात? तो गामा में कुछ भी ए जेड चेंज, ये उल्टा लिख दिया यार तुम लोग, अभी तो पाप हो जाता बहुत तगड़ा। ये जेड और ये ए, और ये जेड और ये ए
इसी के पास था, इसी के पास था एक्स्ट्रा मास, तभी हुआ ये। अभी बताता हूं ये मिलेगा कहाँ आपको, ठीक है। लेकिन मैंने आपको फैक्ट बताया है कि इससे इसमें जाने में कुछ मास में कमी आके ही वो एनर्जी आएगी, वरना ये एनर्जी पॉसिबल। तब आप कहोगे कि सर ये हमें कहाँ मिलेगा हाई एनर्जी वाला। तो देखना, ये जो हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियस है ना, तो ज्यादातर क्या होता है कि जब आपका कोई रिएक्शन हो रही होती है, जैसे सपोज आपका कौन सा डीके हुआ, अल्फा डीके। अल्फा डीके में आपको क्या पता चला कि एक डॉटर न्यूक्लियाई बना है। तो जैसे जो डॉटर न्यूक्लियाई तुरंत बना है ना, वो हाई एनर्जी पे है, और वो थोड़ी देर बाद तुरंत ही क्या करेगा, खुद में से क्या निकाल देगा, गामा निकाल के वो स्टेबल की तरफ जाएगा। तो जनरली जब नए न्यूक्लियाइज बनते हैं ना किसी रिएक्शन में, तो शुरू में कैसे होते हैं, हाई एनर्जेटिक होते हैं, फिर वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, डाउन करते हैं और रेडिएशंस करते हैं। तो ये जो हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियस है ना, जनरली आपको रिएक्शन के दौरान मिलते हैं ज्यादातर, बात समझ गए। और जहां भी अगर आपको नेचुरली मिल रहे हैं गामा डीके करने वाले, तो उनको जहां पे भी हैं वो, वहां पर उनके पास वो हाई एनर्जी पर हैं, और वो बाद में किस में कन्वर्ट होते हैं, लो एनर्जी पे। पर ज्यादातर जो हम लोग गामा रेडिएशंस देखते हैं, तो कभी कभी आपसे कहा जाता है कि गामा रेडिएशंस जो है ना, जैसे अल्फा बीटा, आपके पास कुछ क्या कहते हैं रेडिएशंस आए, मतलब अल्फा बीटा तो रेडिएशन नहीं है, अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं। तो उसमें उस एमिशन में जो बीच में डॉटर न्यूक्लियाई बनता है ना, वो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, हाई एनर्जी पे होता है, फिर किस पे जाता है, लो एनर्जी पे जाता है। तो वो फर्दर क्या करता है, गामा रेडिएशंस भी देता है। तो नीचे एक रिमार्क लिख लो, जनरली, हाँ ये लिखने के बाद, ठीक है, लिखो, जनरली, जनरली गामा रेडिएशन इज फॉलोड बाय, followed by अल्फा बीटा रेडिएशंस, या अल्फा बीटा डीके लिख लो, अल्फा बीटा डीके लिखो, रेडिएशन बोलना गलत है, वो बोलने में कई बार बोल देते हैं, रेडिएशन काट देना वहां पे है ना, अल्फा बीटा डीके लिखो, रेडिएशन को काट दो, क्योंकि अल्फा बीटा रेडिएशन नहीं होते, ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो जनरली अल्फा बीटा डीके के बाद कौन सा डीके मिलता है हमें, गामा रेडिएशन, क्योंकि ये हाई एनर्जेटिक न्यूक्लियस जो है, ये हमें वहीं से मिलता है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, दो बातें हैं, आप मुझे ये बताओ तो, आपका जो बीटा माइनस डीके में कौन सी रिएक्शन आपको देखने को मिली थी, न्यूट्रॉन गोइंग इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और बीटा प्लस में क्या देखने को मिला था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस, मतलब पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, यही था। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्शंस आपने न्यूक्लियस में कराई हैं, ये दोनों रिएक्शन हवा में हुई है कि न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर हुई है ना, किसी न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शन हुई है। अगर कभी कोई आपसे कहे कि एक आइसोलेट न्यूट्रॉन को ये रिएक्शन कराओ, और कहीं कहे कि एक आइसोलेट प्रोटॉन को ये रिएक्शन कराओ, तो प्रोटॉन वाली रिएक्शन संभव नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आइसोलेट प्रोटॉन का मास कम है, जबकि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है। तो इस रिएक्शन में देखो तो मास बढ़ रहा है, तो फिर हम मास कहां से लाएं, मास कहां से लाएं। तो ये न्यूक्लियस में क्यों परफॉर्म हो गया था, क्योंकि बाहर से एनर्जी इसको मिल रही थी इसको परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये अकेला नहीं था उस सिस्टम में, और भी थे जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक आइसोलेट न्यूट्रॉन ये रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का मास कम होता है, लेकिन प्रोटॉन से
तो न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, ये रिएक्शन आइसोलेट कंडीशन में है। तो ये दोनों रिएक्शन अभी तक मैंने लिखी है किसके अंदर, न्यूक्लियस में। लेकिन अगर आपसे कहें कि आइसोलेट न्यूट्रॉन, ये रिएक्शन करेगा, आइसोलेट प्रोटॉन, ये रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आई बात? तो ये लिख लो, आइसोलेट न्यूट्रॉन ये रिएक्शन करेगा, आइसोलेट प्रोटॉन रिएक्शन नहीं करेगा। आइसोलेट लिखना, न्यूक्लियस में दोनों रिएक्शन कराई है मैंने, ठीक है। नोट कर लिया? अच्छा बताओ, ये रिएक्शन है मेरे पास, है ना। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक एलिमेंट है ए, ओके, ये कन्वर्ट होता है बी में, और इसमें आपके पास दो अल्फा आते हैं, 2He4। तो मान लीजिए मैं कोई जनरल ले लेता हूं, कोई एटम का नाम नहीं लिखता हूं इसके आगे, इसको मैंने कुछ जेड और ए का ए मान लिया। तो बी ने आपके कितने अल्फा निकाले, दो। दो क्या निकाले, अल्फा पार्टिकल। उसके बाद आपका जो बी है ना, बी, वो कह रहा है आपका यहां से वो 3 बीटा माइनस एमिट कर रहा है और सी बना रहा है, और सी जो है वो 2 बीटा प्लस बना रहा है और डी बना रहा है। तो आप इनके जेड और ए पूरा लिखेंगे। तो कैसे लिखें बताओ, ये दो अल्फा निकले क्या, तो दो अल्फा में कितने प्रोटॉन, एक अल्फा में दो प्रोटॉन कम हो जाते हैं, तो दो निकलेंगे तो 4, तो ये कितना, Z-4। और इधर कितना, A-8। समझ रहे हो ना कैसे करते हैं। तो ये अल्फा डीके करा दिया। इसके बाद मुझे ये आया कितना, बी, Z-4 और A-8। अब बताओ कौन सा डीके, बीटा माइनस कौन करवाता है, न्यूट्रॉन डीके होता है। कौन, न्यूट्रॉन डीके होता है, तब बीटा माइनस निकलता है। तो न्यूट्रॉन डीके करके क्या बनता है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन बनने का मतलब जेड में इंक्रीमेंट होगा। तो Z-4 था, तो Z-4 में क्या जोड़ दूं, 3। और अच्छी बात है कि बीटा में तो कोई ए में कुछ चेंज नहीं होता है, यस और नो। तो ये कितना हुआ, Z-1, Z-1, और इधर A-8 ही है। अच्छा अब मुझे पता है कितने बीटा प्लस निकालू, तो बीटा प्लस निकालने के लिए मुझे दो प्रोटॉन की कमी करनी पड़ेगी। एक प्रोटॉन कम होता है तब बीटा प्लस एमिशन होता है। तो कितने प्रोटॉन कम करूं, दो प्रोटॉन कम करूंगा, तो Z-3, A-8। तो ये आपका रिएक्शन है। ऐसे हम आपको कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं, इसमें से इतना निकला उतना निकला, एनालाइज करने के लिए, यस और नो। तो याद रखना, बीटा माइनस बीटा प्लस में एक में कोई चेंज नहीं होगा, बीटा माइनस में एक प्रोटॉन बढ़ा देना है, बीटा प्लस में प्रोटॉन कम कर देना है, समझ गए। और हीलियम जो आपका अल्फा पार्टिकल है उसमें दो प्रोटॉन कम कर देना है, और 4 न्यूक्लियन कम करने हैं टोटल। समझ में आई बात, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी,
देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर कौन सा प्रोटॉन वो रिएक्शन करेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कर जाएगा, लेकिन अकेला प्रोटॉन उस रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज योर रेडियो एक्टिविटी। वैसे तो ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो है ना, पढ़ाऊं कि हो गया कंप्लीट? वैसे तो कर सकते हो ना आप लोग रिएक्शन, एन बराबर एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, यही होता है फॉर्मूला। चलिए पहले हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिविटी। देखिए जो रेडियो एक्टिविटी है सिंपल है। अभी अब आप अभी तक आप क्या कर रहे थे, कोई डिके होने की बात कर रहे थे। अब मान लो कोई डिके हो रहा है, तो वो डिके कब होगा, कैसे होगा, हम उसके चर्चा करें। जैसे मेरे पास 500 न्यूक्लियाइज हैं और मैं ये कहूं कि डिके कब होगा, इसमें कितने डीके कितनी देर में कर जाएंगे, तो ये जो टाइम डिपेंडेंट कैलकुलेशन है वो सब किस में होगी, रेडियो एक्टिविटी में। बात समझ गए? तो पता है एक एक्टिव न्यूक्लियाई, जैसे मान लो कोई एक्स एलिमेंट है और वो अभी तक डीके नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि ये अल्फा डीके करता है, तो वो कब डीके करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये कब डीके करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सही मायने में ये सब कैलकुलेट करना कि कितनी देर के बाद कितने बचेंगे, कितनी देर के बाद कितने नहीं बचेंगे, ये सारी कैलकुलेशन करना ये अपने आप में बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि एक न्यूक्लियाई कब डीके करता है इसकी कोई गारंटी, वो अभी भी कर सकता है और 10 करोड़ साल भी वो क्या हो सकता है, वो अनडिकेड पड़ा हुआ रह सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे है ना, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी बेस्ड, मतलब होने से पहले। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक कॉइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। एक कॉइन को टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या तो ये डीके करे या ये डीके करे। सॉरी एक कॉइन है ना, या तो डीके करे या नहीं डीके करे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके हो गया 1/2। अगर दो दो कॉइन है आपके पास, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दो कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हुई 3/4। कितनी हुई? 3/4। अच्छा अगर मैं 3 कॉइन टॉस करता हूं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, भाई टेल टेल टेल, यही तो एक नेगेटिव है, बाकी तो 7/8 इज द प्रोबेबिलिटी। यस और नो? तो एक बात बताइए, जैसे अगर मैं कहूं कि एक न्यूक्लियाई अभी डिके करेगा या नहीं, अभी डिके करेगा या नहीं, ये दो ही तो चांस है, या तो करेगा या, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कॉइन टॉस करते हैं, टॉस करने पे हेड आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने एक कॉइन टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, हाफ। दो कॉइन टॉस किया तो 3/, तीन कॉइन टॉस किया तो 7/8। तो ऐसे अगर आप कॉइन्स के नंबर बढ़ाते जाएंगे तो आपका हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। यस और नो? तो ये जो थ्योरी है ना, जो हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये भी किस पर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? जितने ज्यादा नंबर्स होते हैं उतनी ही डिके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आई? तो हम लोग ये बोलते हैं जितने एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं उतनी ही हमारे पास जितने एक्टिव न्यूक्लियाई हैं हमारे पास उतनी ही ज्यादा डीके मिलने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। तो याद रखिएगा ये जो सारी थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है। तो कहीं पे आप लिख सकते हो कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी।
लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बताओ ये क्या बताता है कि जैसे ये आपके पास सपोज यू हैव एन नंबर, ये क्रॉस क्रॉस दिखाने के पीछे पर्पज है मेरा कि ये एन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है। क्या है एक्टिव से मतलब अभी तक इन्होंने डीके नहीं किया है, तो आपको पता है थोड़ी देर बाद ये डीके करेंगे। तो ये जो डीके रेट है ना, कौन सा रेट, डीके रेट, जिसको हम लोग रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, है ना। ये वैल्यू होती है आपकी कितनी, माइनस ऑफ dn बाय dt। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिके। और पता है ये क्या होता है, माइनस dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू नंबर्स। जितने ज्यादा एक्टिव नंबर्स हैं उतनी ही डीके रेट भी, फिर हम लोग लैब में बैठ के देखते हैं कितना डीके आ रहा है। लेकिन याद रखना ये थ्योरी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो जब भी कोई एग्जैक्ट बात करेगा तो आप क्या कह दोगे। जैसे एग्जैक्ट का मतलब क्या, जैसे अगर मैं कहूं कि कॉइन उछाला, आपसे पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आप कहते हो 50%, और ये कॉइन गिरा टेल पर, तो आपकी बात का कोई मतलब रह गया क्या। तो प्रैक्टिकल होने से पहले तक ही प्रोबेबिलिटी की बात होती है। एग्जैक्ट क्या होगा हम कुछ भी, जैसे आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो कि भाई एक हाफ लाइफ के बाद आधे बचते हैं, यही होता है ना। तो अगर कोई आपसे कहता है कि आधे बचते हैं तो कहोगे यस, कोई कहता है क्या एग्जैक्ट आधे बचेंगे, तब कहेंगे सर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये थ्योरी किस पर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। एग्जैक्टनेस में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बात समझे कि नहीं। देन व्हाट इज माय रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एंड योर माइनस dn by dt is equal to lambda n। lambda is called as decay constant। अब ये अलग अलग जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनके हिसाब से लैम्डा अपना डिसाइड होते रहता है। बात समझ गए। तो अगर मुझे यहां से इसको सॉल्व करना हो तो सिंपली एक इंटीग्रेशन बन रहा है dn by n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt ऑन इंटीग्रेशन व्हेन t इक्वल्स टू 0, नंबर मान लीजिए कुछ n नॉट थे, एट एनी टाइम t पर उसके नंबर कितने होंगे n, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा ln n बाय n नॉट दैट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t। तो इसको सॉल्व करने पे आता है n इक्वल्स टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, n इक्वल्स टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। ओके, तो ये नंबर n क्या है, नंबर ऑफ रिमेन्ड न्यूक्लियाई, बचे हुए क्या आफ्टर टाइम t। और n नॉट जो है वो क्या है इसके इनिशियल नंबर ऑफ, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, हाँ बेटा ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, देखो सभी लोग बोल भी रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हैं आराम से ना इसके क्वेश्चन। मैं आपको बस फटाफट पॉइंट्स बता देता हूँ, क्वेश्चन आप कर लेना अपने आप, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शीट डिस्कस कर लेंगे पूरी, है ना। पढ़ा हुआ है वैसे आपका, है ना, पूरा आता है ना। इसको बाद में हम लोग क्या करेंगे, हाफ लाइफ मीन लाइफ। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, मैं एक बार मेन मेन इक्वेशंस लिख देता हूँ, होमवर्क आपको दे दूंगा डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड इक्वेशंस होती हैं। ओके, तो एक बार बताइए क्या रिलेशन आया आपके पास, n इक्वल्स टू n नॉट ई पावर, याद रखना ये कौन से नंबर हैं जो बचे हुए हैं, तो बचे हुए नंबर का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो n वर्सेस t, ठीक है, मैं आगे आपको होमवर्क दे दूंगा, ऐसा ग्राफ होगा। अच्छा, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, तो कितने इनिशियली कितने थे n नॉट, और अभी बचे कितने n, तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, तो नंबर डिकेड इक्वल्स टू
एन नॉट माइनस एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो कैपेसिटर चार्जिंग जैसा दिखेगा। देखो 1 - ई पावर माइनस लैम्डा टी, तो जैसे कैपेसिटर चार्जिंग में ग्राफ बनाया था या इंडक्टर ग्रोथ सर्किट में बनाया था, तो कितने न्यूक्लियाई डिके कर जाएंगे एट एनी टाइम टी तक। तो 0 से शुरू होगा और ऐसे। इतना समझ में आ रहा है क्या? ये फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम सारे न्यूक्लियाई डीके कर चुके होंगे। एनी डाउट? थोड़ा सा जल्दी लिखना, ये सब आपको आता है ना। मैं आपको ओवरऑल समरी दे देता हूँ, और कुछ थोड़े बहुत जो क्वेश्चन फिजिक्स में थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। डिफरेंट तो क्या, वो वहां भी आ सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहले फटाफट इसको लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। आगे बढ़ू। हम्म। ओके। ओके, मैं फॉर्मूले फटाफट बना देता हूँ, फिर आप लोग अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको यूज में लेना आता होगा इस फॉर्मूले को, कैसे यूज में लेते हैं। हटा दो ये। अच्छा इधर देखिए, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें बचते हैं, और अब तो गया। तो इधर देखिए, आपके पास एन का रिलेशन क्या आया, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो एक बार बताइए, एक आपका होता है हाफ लाइफ, पीएच कितना होता है, एल एन टू बाई लैम्डा। मीन लाइफ कितना होता है, मीन लाइफ आपका होता है टी मीन इक्वल्स टू 1/लैम्डा। कौन बड़ा होता है, ये बड़ा है, मीन लाइफ ज्यादा है। और हाफ लाइफ, आपको पता है एक हाफ लाइफ में 50% डीके कर जाते हैं और 50% बचते हैं, और आपका जो एक मीन लाइफ में 63% डीके कर जाते हैं। कितने? 63%। तो हमारे पास अगर हम इस रिलेशन को देखें तो यू कैन राइट इट एज एन इक्वल्स टू एन नॉट बाई 2 पावर एन, वेयर योर एन इज व्हाट, टी अपॉन टी हाफ। यस और नो? ऐसे यूज करते हो कि आपका एन कितना होगा, टी अपॉन टी एच, जो रेशियो होगा, इसको आप बोलते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे शुरू में एन नॉट है, एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचते हैं, एन नॉट बाई 2, फिर अगले हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाय 2 स्क्वायर, फिर एक और हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाय 2 क्यूब। याद रखना ये बचे हुए लिखे, दे ऑल आर रिमेन न्यूक्लियाई। सिंपल सी चीजें हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो ना। अभी उधर ही रखिए कैमरा। ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये तो नंबर से रिलेटेड कहानी हुई। अब हम लोग जो हमारा यार ये डस्ट चली जाती है ना, फिर बहुत दिक्कत होती है। एक बात बताइए, अभी आपके पास डीके रेट है, डीके रेट, उसी को आपने क्या कहा हुआ है, माइनस डी एन बाई डी टी। इसी डीके रेट को एक और नाम से बुलाते हैं ए, एंड दिस इज एक्टिविटी। समझ में आई बात? तो एक्टिविटी का मतलब क्या, डीके रेट। समझ में आई बात? तो मेरे पास देखिए, जो मेरा माइनस डी एन बाई डी टी होता है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा एन के बराबर। तो अगर हम लैम्डा को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डीके रेट आता है, और इसी डीके रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। समझते हो क्या? तो एक्टिविटी की जानते तो हो, एक्टिविटी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी? हम्म, नहीं ऐसा यूनिट,
हाँ चलो, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 1 मिनट में लिख देता हूं सारे, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और इधर देखिए, एक होती है 1 becquerel, 1 becquerel दैट इज इक्वल टू 1 DPS। समझ गए? एक होती है 1 curie, वो ऐसा यूनिट नहीं है, ये दोनों ऐसा यूनिट है, ध्यान रखना। डीपीएस एंड becquerel, becquerel 1 becquerel इज 1 DPS। 1 curie जिसको हम लोग लिखते हैं 1 CI, कितना होता है बताइए 1 curie? 3.7 इंटू 10⁻⁻। अंदाजे से बोल रहे हो? कितना होता है 1 curie? एक और यूनिट क्या थी बताइए? हाँ, रदरफोर्ड कितनी? 10⁻6, 10⁻6। नोट कर लीजिए फटाफट। क्यूरी को लिखते हैं CI से, है ना? थोड़ा जल्दी लिखो, ये सब तो आपको पता है। यहाँ पे एक रदरफोर्ड भी लिख लेना, 10⁻6। डीपीएस होता है ऐसा यूनिट। ओके। अच्छा, 1 curie की वैल्यू है, डेफिनेशन क्या होती है 1 curie की? वैल्यू और डेफिनेशन में फर्क समझते हो? जैसे मैं आपसे पूछूं 1 AMU की वैल्यू और 1 AMU की डेफिनेशन में फर्क है ना। 1 AMU की डेफिनेशन क्या है? 1/12 ऑफ कार्बन से 612। तो पता है ये 1 curie किसकी होती है? 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी होती है, लिख लो। 1 curie इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम। becquerel बेटा नाम है, 1 BQ इज becquerel, 1 DPS या 1 becquerel। ठीक है, लिख लो एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम, 1 ग्राम रेडियम ही क्या होती है? 1 curie। और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। याद रखना, एक्टिविटी कैसे आएगा? लैम्डा को n से मल्टीप्लाई करने पे एक्टिविटी आएगा। ओके, लिख लिया सबने? 1 ग्राम रेडियम की जो एक्टिविटी होती है दैट इज 1 curie। एक्टिविटी मतलब 1 ग्राम रेडियम जो है उसका आप डिके रेट निकाल लें, वो 1 curie के बराबर होता है।
ओके, जल्दी लिख लो, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। आज मैं 5-7 मिनट ऊपर ले सकता हूँ आपकी क्लास, 10:50 से पहले छोड़ दूंगा, 5 मिनट मान लो इधर उधर कर दें, ठीक है। देखिए अब ये जो आप एनालाइज कर रहे हैं ना, ये तो फॉर्मूले आपको पता है, डायरेक्ट एक हाफ लाइफ में कितना, 2 हाफ लाइफ में कितना। अब इसमें ना कुछ चीजें होती है जो कभी कभी आपको क्वेश्चन में परेशान करेगी। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, या एक मिनट रुक जाओ, डीके को बाद में लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। अब ये नाम आते ही आपको ना दिक्कत होगी। तो वो आपसे कह रहा है कि 0 से t टाइम में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो आपको पता है डीके कर गया होगा और बच गया होगा, और दोनों हैं प्रोबेबिलिटी, कितने बचे हैं और कितने डीके हैं। तो सर्वाइवल का मतलब बचा हुआ। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे नंबर कितना बचा है अपॉन एन नॉट। मतलब ये बताना है आपको क्या, फ्रैक्शन जो बचा हुआ है, फ्रैक्शन रिमेंड। मेरी बात समझ में आई? अगर कभी फिजिक्स में पूछ ले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ अ न्यूक्लियाई फॉर 0 to 2 हाफ लाइफ, तो आपको क्या करना है, कितने बचे नंबर है उसमें किससे डिवाइड करना है, एन नॉट से। इसकी वैल्यू को मैं दो तरह से लिख रहा हूं, आइदर इट इज योर ई पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, या फिर वेयर एन इज टी बाई। मतलब कुल मिला के प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल का मतलब है कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है। तो जितना फ्रैक्शन बचा है उतनी ही परसेंटेज है बचे रहने की। समझ में आई बात? दूसरा आपसे कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। तो आप क्या कहेंगे कि सर डीके का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। सही मायने में ये ध्यान रखना है, किसी 0 से t टाइम तक सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी, डीके की प्रोबेबिलिटी नाम अलग है, एक्चुअल में आप बचे रहने का फ्रैक्शन निकाल रहे हो और डीके का फ्रैक्शन निकाल रहे हो। तो दिस इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डीके। वैसे तो मुझे यहाँ ज्यादा कुछ फॉर्मूला लिखना नहीं चाहिए, बट मैं बता दे रहा हूँ, दिस वैल्यू इज ई 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी, क्योंकि इन दोनों का सम 1 होना चाहिए, और आइदर योर 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर एन, ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। पहला रिमार्क समझ में आया सबको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके क्या होता है? ठीक है, एक रिमार्क और है बहुत इंटरेस्टिंग, इसको मैं आपको क्वेश्चन की तरह समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका न्यूक्लियाई ए है और बी है, इसके कुछ नंबर हैं एन ए और इसके कुछ नंबर हैं अभी एन बी। इसका कुछ डीके कांस्टेंट है लैम्डा ए और इसका कुछ डीके कांस्टेंट है। क्वेश्चन कहेगा देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके इज सेम। क्या बोलेगा? उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके सेम है। इसका क्या मतलब है? मतलब देखो, आपके पास एक सैंपल ये पड़ा है, एक सैंपल ये पड़ा है, और वो कह रहा है कि दोनों से डीके मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम है। यानी पता है दोनों से डीके रेट सेम है। क्या सेम है? जैसे मान लो 1 सेकंड में इधर से 50 डीके आते हैं, इधर से 100 डीके आते हैं, तो आप कहोगे दोनों के डीके करने की प्रोबेबिलिटी बराबर है कि इसकी डबल है? एक की 100 है, एक की 50 है, तो जिसकी 100 है वो 50 वाले की डीके करने की प्रोबेबिलिटी डबल है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक सैंपल रखा है, ये सैंपल रखा है, मेरे पास कंडीशन ये कि मेरे को दोनों तरफ से 50 डीके पर सेकंड मिल रहे हैं, तो मैं कहूंगा दोनों के डीके करने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। लेकिन एक तरफ से 100 डीके पर सेकंड मिल रहे हैं और एक तरफ से 20 डीके पर सेकंड मिल रहे हैं, तो मुझे पता है इससे ये कितना टाइम्स ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आपको एक्टिविटी ऑफ ए इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ बी, ए की एक्टिविटी किसके बराबर करनी है आपको? बी के बराबर करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो योर रिलेशन इज व्हाट, लैम्डा ए एन ए इक्वल्स टू लैम्डा बी एन बी। ये लीजिए, आपको एन ए एन बी का रेशियो मिल जाएगा। अगर आपके पास लैम्डा है
तो आप लैम्डा से इनके डीके रेट को कंसर्न कर सकते हैं, यस और नो। अच्छा, ज्यादातर मैंने बराबर ही क्यों लिखा है? मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जितने भी देखे हैं हमेशा बराबर ही देते हैं, लेकिन अगर कभी बोल दे कि ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके बी की डबल है, तो यहां पर क्या कर देना, दिस वैल्यू इक्वल्स टू, तो ए का डीके रेट बी का डबल होगा, तो यहां से आपको एन ए एन बी का रेशो मिल जाता है। ये अलग लैंग्वेज है, देखो दोनों बातें लिख रहा हूं मैं साथ साथ। ये है 0 से टी तक सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी, 0 से टी तक डीके करने की प्रोबेबिलिटी, और ये किसी इंस्टेंट पर प्रोबेबिलिटी कंपेयर। तो प्रोबेबिलिटी कंपेयर मतलब किसको कंपेयर करना है? डीके रेट को कंपेयर करना है। ओके एवरीवन। क्वेश्चन सारे वैसे ही होते हैं जैसे केमिस्ट्री में करते हो, ठीक है। बस फर्क है कभी कभी कुछ नाम आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बोली जाती है फिजिक्स में। एक बात बताओ, एक हाफ लाइफ में कितने बचते हैं? एक हाफ लाइफ के बाद 50% बचते हैं। लेकिन मैं कहूँ कि एक हाफ लाइफ के बाद क्या एग्जैक्ट 50% बचेंगे? तो आपको कहे, नहीं नहीं सर, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरी है, प्रैक्टिकली क्या होगा उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। समझ में आई बात? जैसे ही कोई आपको जोर देने लगे ना, क्या ऐसा ही होगा, तब फिर पीछे हट जाना एकदम कि नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन कोई पूछे है कितना, तो बता दो हाँ 50% होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। आप कॉइन उछालते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, लेकिन हेड ही आएगा, क्या बोलोगे? कुछ भी आ सकता है भैया आने में, तो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इवेंट होने से पहले अनुमान लगाया जाता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो आपने पढ़ा है, यस और नो। इवेंट हो गया फिर काहे की प्रोबेबिलिटी, फिर तो इवेंट ही हो गया, जो होना था हो गया। हम तो उससे पहले डिस्कशन करते हैं क्या चांस है ये आने का। बेटा मैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे नहीं आती प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी, ठीक है। एन के पास लिखा टी बाई एच, टी और एच का रेशो। टी क्या है? टाइम, और एच क्या है? उसकी हाफ लाइफ। ये मल्टीप्लाई मत कर देना, ये अलग से लिखा हुआ है मैंने कि एन क्या है। एन है आपका टी बाई एच, कितने हाफ लाइफ। ओके, चलिए वन टाइप ऑफ, एक तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। एक आपका आता है साइमल्टेनियस डीके, पढ़ा है आपने? इसको मिटाऊं पहले तो। मनीष ऑनलाइन में, बेटा मेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं आती है ना। नहीं नहीं मैं भी लिख देता हूँ। साइमल्टेनियस मतलब एक ही चीज दो तरह से तीन तरह से डीके कर सकती हो, जब आती होगी आपको, मुझे मालूम है वो केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन होते हैं उसके। देखिए इधर, जिसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस डीके। साइमल्टेनियस डीके मतलब, जैसे अभी तक ना आपका एक न्यूक्लियाई है एक्स, मान लो वो अल्फा डीके करता है, तो आपने सारी कहानी अल्फा करा दी। अब पता चला कि वो एक्स अल्फा भी करता है और बीटा भी करता है, तो अब आपको एक्सपेरिमेंट करके पता करना पड़ेगा कि कितना अल्फा और कितना।
तो उसको निकालने का मतलब ये होता है कि आप दोनों तरफ उसका लैम्डा डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि कितना फ्रैक्शन अल्फा की तरफ जा रहा है और कितना फ्रैक्शन बीटा की तरफ जा रहा है। तो याद रखना न्यूक्लियाई एक ही है, कोई मिक्सचर नहीं है। ठीक है। तो मेरे पास क्या कंडीशन है, ये एक आपका एलिमेंट है, ये एक्टिव है। मान लो इसमें कितने नंबर हैं एक्टिव? एन ही एक्टिव है। इनिशियली एन नॉट थे। टी इक्वल टू 0 पे। अब आपको पता चला कि सर ये तो ए की तरफ भी डीके कर सकता है, बी की तरफ भी और सी की तरफ भी। तो ठीक है, ए की तरफ डीके करके कुछ बनाएगा। तो मान लो ए की तरफ डीके करके ए बना रहा है, बी की तरफ डीके करके बी बना रहा है और सी की तरफ डीके करके, और इसका तीनों तरफ अपने अलग अलग क्या है, अपना डीके कांस्टेंट है। ओके, तीनों तरफ इनका डीके कांस्टेंट है। तो एक बात बताओ, डीके करने से पहले ए की तरफ जाने के लिए भी एन एक्टिव है, बी की तरफ जाने के लिए भी एन, और सी की तरफ जाने के लिए भी एन एक्टिव है। लेकिन जैसे डीके हो जाएगा तो सब अलग अलग चले गए। कोई ए की तरफ चला गया, कुछ बी की तरफ चले गए और कुछ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डीके रेट, तो आप क्या कहेंगे कि सर ए की तरफ लैम्डा ए एन, बी की तरफ लैम्डा बी एन, क्योंकि डीके करने से पहले एक्टिव सभी के लिए हैं वो। तो हमने सबके नंबर के हिसाब से पता लगा रखा है, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी। बताइए ये होगा। तो मेरे पास माइनस ऑफ डी एन बाय डी टी इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा सी इंटू एन। क्या समझ में आया कि यहां से इसको हम एक इक्विवेलेंट मटेरियल मानेंगे, जिसका लैम्डा इक्विवेलेंट कितना होगा, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। जैसे ये लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगा, आपका एक्सप्रेशन बदल जाएगा किसमें, एन बराबर एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट टी। तो यहां से भाई इंटीग्रेशन करोगे ना, ये इक्वेशन बनेगी। तो यहां से आपका हाफ लाइफ क्या बनेगा, ln 2 बाय लैम्डा इक्विवेलेंट। ओके, मीन लाइफ 1 बाय लैम्डा इक्विवेलेंट। और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में ले जाना चाहते हो, इधर देखिए, योर n इक्वल्स टू एन नॉट बाई 2 पावर n। तो याद रखिएगा ये n आपका क्या होगा, t अपॉन हाफ लाइफ, लेकिन कौन सा, इक्विवेलेंट हाफ लाइफ। यस और नो? तो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ से आप कैलकुलेशन करेंगे सारी। ओके, अब ये बताओ, ये लैम्डा इक्विवेलेंट में ए बी और सी के साथ ये रिलेशन है, तो आप डायरेक्ट टी एच इक्विवेलेंट और टी मीन इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? आपके पास लैम्डा इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो अगर मैं इसको हाफ लाइफ में कन्वर्ट करूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, ln 2 बाई हाफ लाइफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ln 2 बाय हाफ लाइफ ऑफ ए प्लस ln 2 बाय हाफ लाइफ ऑफ बी प्लस ln 2 बाय हाफ लाइफ ऑफ सी। तो 1 अपॉन टी एच इक्विवेलेंट, यस और नो, 1 अपॉन टी एच ए प्लस 1 अपॉन टी एच बी प्लस 1 अपॉन टी एच सी। यस और नो? और सिमिलर रिलेशन आप चाहो तो ln 2 हटा के 1 अपॉन लैम्डा मीन लिख सकते थे। तो आपके पास रिलेशन होगा 1 अपॉन टी एम इक्वलेंट 1 अपॉन टी एम ए प्लस 1 अपॉन टी मीन ऑफ बी प्लस 1 अपॉन टी मीन ऑफ सी। अरे समझ में आया क्या? एक बार इसको नोट करिए। हाँ, पैरेलल आप लोग बोलते हो, हम लोग साइमल्टेनियस डीके बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव ब्रांचिंग। क्या है? मतलब एक ही एलिमेंट कई तरह से डीके कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस डीके। ये भी पढ़ा होगा आपने वहां पे। हाँ। तो फिजिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ अलग नहीं है, दैट इज सेम।
हाँ, फिजिक्स में कुछ एक आध टॉपिक ही तो हैं जो थोड़े इजी लगते हैं। यस और नो? बाकी तो आपको पता है। ये आपके 11th में आता है टॉपिक, 12th में आता है केमिस्ट्री में? 12th में आता है। केमिकल काइनेटिक्स तो 12th में ही है। 12th में है, 11th में है, मुझे नहीं पता वैसे। लिख लिया सबने? ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन टफ कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा इसको टफ कर देते हैं। अब हम आपसे काउंटिंग करवाएंगे, ए कितने बने, बी कितने बने और सी कितने बने। थोड़ा जल्दी लिखो, है ना, बस मुझे दो कॉन्सेप्ट और बात करने हैं छोटे छोटे। ऑलमोस्ट हो गया। इसमें कुछ अलग सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बस। एप्लीकेशन तो वो है कार्बन डेटिंग। हाँ, वो सब फॉसिल्स वाला ना, कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं, उसको कार्बन डेटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आने में, तो आपने पढ़ रखा है ना केमिस्ट्री में। हाँ, हाँ, ब्लड वाले क्वेश्चंस और जो भी है, ऐसा कुछ वो नहीं है। जहां जहां दुनिया में यूज हो सकता है आप यूज करें रेडियो एक्टिविटी को, लॉ यही रहेंगे। ठीक है। कार्बन डेटिंग पता है? एक बार मुझे रिप्लाई कर दो, वरना मैं लिख देता हूँ कार्बन डेटिंग। अभी समझा देते हैं, पहले ये लिख लो। इधर देखिए, एक छोटा सा पॉइंट है। फिजिक्स में क्या होता है, कभी कभी आपसे कैलकुलेशन करवाई जाती है किसकी, कि कितने नंबर बने। इधर देखो एक बार, कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल। मुझे बताइए आपके पास इनिशियल नंबर कितने थे, एन नॉट, और बचे कितने, एन। फॉर्मूला है एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा इक्वलेंट इंटू टी। अच्छा, जो चले गए वो कहाँ गए? कुछ ए में गए, कुछ बी में गए और कुछ सी में गए। तो क्या आपको पता है कि योर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ दिस टुवर्ड्स ए। तो ये है लैम्डा ए इंटू एन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू लैम्डा ए लैम्डा बी एन, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज व्हाट, लैम्डा। कितने लोगों को ये बात दिखाई दे रहा है कि इनके जो नंबर बनेंगे वो लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी के रेशो में होंगे, है ना? तो पता है ए के नंबर, बी के नंबर और सी के नंबर किस रेशो में होंगे? लैम्डा ए इज टू लैम्डा बी इज टू लैम्डा। अब तो कर लोगे। तो बताइए ए बी सी नंबर टोटल हैं कितने, जितने चले गए? तो मैं आपको बता देता हूं ए बी सी का टोटल कितना है। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी का टोटल कितना? एन नॉट माइनस एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा इक्वलेंट टी। याद रखना, जो चले गए वो बने हैं। तो ये पहले था, ये अभी बचा हुआ है, तो गया कितना? ये गया। ये जो गया है वो ए बी सी के नंबर बताएगा, और इन सब का टोटल किसके बराबर है? इनका रेशियो है लैम्डा ए इज टू लैम्डा बी इज टू लैम्डा सी। आप तीनों के नंबर निकाल सकते हैं।
दोबारा बोलिए। एक्चुअली क्या है, दोनों ही बातें हैं यहाँ पे। जैसे ये आपका बचा हुआ है, बचा हुआ ए की तरफ कितना डीके कर रहा है, लैम्डा ए एन से। तो ए की तरफ जिस रेट से डीके कर रहा है उसी रेट से ए बन भी रहा है, और आपका सैंपल बी की तरफ जिस रेट से डीके कर रहा है उसी रेट से बी बन रहा है। तो बस यहां माइनस का साइन हटा दिया क्या मैंने, देखो यहां माइनस साइन नहीं है। एनी डाउट? ओके देखिए, एक फिजिक्स में फेमस क्वेश्चन है, इसको बताना चाहिए, बताना चाहिए मतलब पता भी हो तो भी मैं बताऊंगा। इसमें पता क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया, इधर देखिए, इसको रिमार्क की तरह कर लेना, ये थ्योरी मान लो क्वेश्चन मान लो एक ही बात है। क्वेश्चन पता है क्या कहेगा आपसे, कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको हम बना रहे हैं किसी रेट से। तो जैसे ये सब्सटेंस एक्स है, वो इनिशियली 0 था, ये आपको इनिशियली कुछ दे भी सकता है। फिर वो कहेगा कि यहां से हम इसको आर कांस्टेंट रेट से फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं हम इसको। और फिर ये बेचारा किधर जा रहा है, लैम्डा डीके कांस्टेंट से वाई में डीके करता जा रहा है, ठीक है, और वाई स्टेबल है आपका, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स को डीके भी कराना है, तो पहले एक्स क्या होगा, बनेगा। तो जैसे पहले आपने dt टाइम में x को बनाया आर dt, ठीक है, फिर कुछ x बन जाएगा, तो x बनते ही क्या करेगा, उधर डीके करेगा। तो अगर मैं ये मान लू कि एट एनी टाइम t इसके नंबर है nx और इसके नंबर है ny, ठीक है, तो व्हाट इज dnx बाई dt, यानी x के नंबर चेंजिंग का रेट। तो x बनाया किस रेट से जा रहा है, r, और डीके किस रेट से कर रहा है, लैम्डा nx, तो माइनस ऑफ लैम्डा nx। पहले ये बताओ ये इक्वेशन समझ में आई या नहीं, क्योंकि इसी इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा 99% क्वेश्चन जो इस पर बनते हैं। किस रेट से फॉर्म किया हमने, r, है ना, और गया किस रेट से, लैम्डा nx। अच्छा बताओ, जब तक r बड़ा होगा लैम्डा nx से, क्या ये नंबर बढ़ेंगे, बढ़ेंगे? क्यों, क्योंकि r ज्यादा है और जाने का रेट, एक टाइम ऐसा आएगा जब आने का रेट बराबर जाने का रेट हो जाएगा, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि इसके नंबर मैक्सिमाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, या हम कहेंगे कि इसके इक्विलिब्रियम नंबर कितने होंगे। तो बताइए, अगर कोई आपसे पूछता है इक्विलिब्रियम नंबर, इक्विलिब्रियम नंबर, तो आप क्या कहेंगे, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डीके बराबर हो जाए। तो बनने का रेट है कैपिटल आर और जाने का रेट है लैम्डा nx। तो याद रखना, ये nx की वैल्यू r बाई लैम्डा जो होगी वो इसकी मैक्स वैल्यू या इक्विलिब्रियम नंबर होगा। बहुत आता है ये क्वेश्चन, क्या होगा, इक्विलिब्रियम नंबर, यस और नो। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम नंबर आ गया nx। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको r बाई लैम्डा पे मिलेंगे। अच्छा अब बताओ, अब आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, अगर मैं आपसे nx का फंक्शन पूछूं तो कितने लोग निकाल लेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, तो व्हाट इज योर डी एन एक्स बाय आर माइनस लैम्डा एन एक्स, ओके, दैट इज इक्वल्स टू डी टी। इंटीग्रेट कर दे, तो हम इसको यहां से इंटीग्रेट करके t इक्वल टू 0 पे n इक्वल टू एट एनी टाइम t पे नंबर nx निकाल लोगे सभी, तो यहां से आपका nx आ जाएगा। कर सकते हो सॉल्व, मैं कर दूं इंटीग्रेट, कर लोगे? तो एक मिनट रुक जाओ, फिर अगर कर लोगे तो एक बात और सुनते हुए जाओ, यहां से आप nx निकाल लोगे, मैं मान रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन आप कर लेंगे। वैसे मैं बता दूं ये nx आएगा कितना, nx आएगा r बाई लैम्डा
1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी, कितना आएगा r बाय लैम्डा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। अब पता है कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाना, वैसे मैं बता दूं 90% ये पूछेगा, 10% में ये पूछेगा, और 1% में ny पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? और ny पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? nx प्लस ny इज इक्वल टू RT। कैसे? मुझे बताइए किस रेट से बना रहे थे? R रेट से। तो t टाइम तक कितना बना चुके हो? R इंटू टी। इसमें से बचा कितना है? x। तो बाकी कहां है? नहीं, आपने बनाए थे x सारे के सारे, सारे के सारे क्या बनाए थे? x। लेकिन अभी उसमें से कुछ x बचे हुए हैं, बाकी कहां गए? y में चले गए। तो योर रिलेशन इज nx प्लस ny इक्वल्स टू RT। यस और नो? तो देखिए दो छोटे छोटे से पॉइंट्स बाकी है मेरे। एक कार्बन डेटिंग, वो नेक्स्ट क्लास में शीट के साथ बता दूंगा, और एक वो डिके होता है साइमल्टेनियस, आगे चलता है, जो आपने किया होगा सीरीज में, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो देखो नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क बता देता हूं पहले, तो मैं पूरा करके लाना है क्योंकि आधा होमवर्क तो मैं पहले दे चुका हूं। मॉडर्न 1 में लेवल 4, सॉरी एक्सरसाइज 4 लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट। ओके, मॉडर्न 2 में क्या मैंने आगे के होमवर्क पहले दे रखे हैं आपको? तो अब मैं एक मिनट, एक्सरसाइज देना फटाफट, शीट देना, मैं टैब में निकालूंगा, उसमें टाइम लगेगा। देखिए एक्सरसाइज 1 में मॉडर्न 2 ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं ऐसे बोल दूं किसी को दिक्कत है? लेवल 1 मतलब एक्सरसाइज 1 रिमेनिंग कंप्लीट, रिमेनिंग कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 लेवल 1 लेवल 2 रिमेनिंग कंप्लीट। ओके, और इधर देखना एक्सरसाइज 4 लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट। अब ये मत सोचना कि सर ने आज ही सारा लोड दे दिया है, इसमें से काफी क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चर में दे चुका हूं, और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। फिर भी अगर किसी का छूट जाता है ना, तो हम किसी संडे वनडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता, अगर आप करेंगे तो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। ज्यादातर टाइम आपको इसमें लगा होगा जो आप कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। समझ में आई बात? तो इधर देख लो, ये और ये होमवर्क आप करके लाएं। ओके, एक्सरसाइज 3 हमने अभी छोड़ा हुआ है, हालांकि कुछ मैंने करा दिए हैं, आज वाले हमने कुछ कर भी लिए हैं। समझ गए क्या? तो ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है, और ये अपना फाइनल रहेगा नेक्स्ट क्लास का। अगर इसमें कुछ बच जाता है ना, तो फिर मैं आपको संडे को क्लास दे दूंगा उस डिस्कशन के लिए, तो इसलिए ज्यादा घबराना मत। ठीक है, ऑर्डर में करते जाना, पहले ये डिस्कस करेंगे, फिर ये डिस्कस करेंगे। अगर इनमें से कुछ बच जाएगा तो हम आपको संडे को क्लास दे देंगे। क्लियर है क्या? तो आप टेंशन मत लेना, ऑर्डर में करना, पहले ये फिर ये दोनों। इसके काफी होमवर्क मैंने कल ही दे दिए थे, तो आज मैंने सिर्फ रेडियो एक्टिविटी ऐड किया है। ओके, और एक छोटा सा पॉइंट है कार्बन डेटिंग, और एक सीरीज का जो डिके होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके एवरीवन, एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिए, क्लियर है ऑनलाइन में भी सभी लोग? ओके, थैंक यू फॉर टुडे। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये लास्ट लाइन कैसे लिखे आप? ये ऐसे लिखे, आप एक्स ही एक्स बना रहे थे, किस रेट से बना रहे थे? आर। तो आर इंटू टी आपने एक्स बना दिए, लेकिन एक्स तो कुछ डिके भी कर गए, तो एक्स के बचे हुए नंबर है ना, तो ऐसा कर सकते हो, आरटी में से एक्स के नंबर घटा दो तो वाई के नंबर मिल जाएंगे। यस और नो? तो योर एन एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू आर टी। ओके, थैंक यू।